Good morning, students. Today we will discuss multiplication of a vector. The first, we will discuss multiplication of a vector with a scalar quantity. सबसे पहले आप लोग ये समझें कि वेक्टर को हम ज़्यादा आप लोगों को समझा रहे हैं। वेक्टर आपके समझ में आ जाना चाहिए, चाहे जितनी बार आपको वीडियो देखना पड़े, जितनी बार पढ़ना पड़े, आप पढ़ें, वेक्टर आ जाना चाहिए। क्योंकि आपके क्लास 12th में सब कुछ वेक्टर में ही है और क्लास 11th में भी, और पूरे आपके फिजिक्स में वेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब इसके लिए मैं ज़्यादा आपको बड़ा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एक छोटा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। मान लो एक वेक्टर ए दिया गया है। ये जो दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर और डायरेक्शन दिया गया है नॉर्थ। अब अगर हम इसको किसी स्केलर क्वांटिटी मतलब किसी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करने को कह दें, जैसे हम कहें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम 4 टाइम्स कर देंगे, मतलब यही जो वेक्टर है इसका 4 गुना कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 20 किलोमीटर नॉर्थ। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, बस यही है। अब मान लो कि इस वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या बेस वेक्टर के टर्म्स में दिया हो। वेक्टर ए ऐसे दिया हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। मान लीजिए वेक्टर ए ऐसे दिया गया है और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप जानते हैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 8i कैप प्लस 4 3 जा 12j कैप प्लस 4 5 जा 20k कैप। ये आपको वैल्यू मिल गई। ये वेक्टर इस वेक्टर का 4 टाइम्स हो गया। तो इस तरह से ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड हम लोग चलते हैं, सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ वेक्टर। अब यहां आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को कि एक वेक्टर को जब हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है और 2 रिजल्ट हमको 2 तरीके के मिलते हैं। एक रिजल्ट ऐसा मिलता है कि वह जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वह स्केलर क्वांटिटी हो। जैसे हमने एक वेक्टर लिया, हम कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं। मान लिया वेक्टर ए लिया और इसको वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया। जब हमने वेक्टर बी दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट स्केलर भी आता है, कभी कभी वेक्टर भी आता है। मान लो कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिला वह हमको स्केलर मिल गया, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर ऐसा है तो इसको हम एक नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को एक और भी नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट कैटेगरी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू अ वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर का फर्स्ट हमको जो मिला वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको जरा सा समझ लो कि हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको जरा सा देखो, मान लो यह वेक्टर ए दिया गया है, इसमें ये दूसरा वेक्टर है, दूसरी डायरेक्शन में है, वेक्टर बी है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वह एंगल बन रहा है थीटा। अब सबसे पहले तो दोनों 2 डायरेक्शन में है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिंपल एग्जांपल इसका अभी हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो आप इसके मेथड को पढ़ें। तो दोनों 2 डायरेक्शन में है, मल्टीप्लाई करने के लिए चाहे इस वेक्टर को हम इसके डायरेक्शन में रिजोल्यूट करें या इस वेक्टर को इसके डायरेक्शन में हम रिजोल्यूट करें। फिगर में देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि अगर हम बी को इसी के डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर दें, तो देखो बी को अगर इस थीटा एंगल पर रिजोल्यूट करते हैं, अगर हम थीटा एंगल पर इसको ले आते हैं तो कैसे मिलेगा, हम इस पर से, अब ये सब चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ समझ लेना कैसे किया जा रहा है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना। अब देखो अगर हमको यह वेक्टर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर, तो देखो यह हाइपोटेन्यूज हो गया
ये जो ट्राइंगल बना राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल है 90 डिग्री। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब बेस को हमको रिप्रेजेंट करना हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन बनता है वो कॉस थीटा का होता है। तो अब देखो, अगर मान लो हमें ये रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा मतलब ये बेस, ये वैल्यू हो गई। तो ये तो हमको पता ही करना है कि ये कितना आएगा, यह वेक्टर हमको पता करना है। इसको हम कंपोनेंट नाम दे देते हैं, इसको सिंपल एक नाम दे देते हैं कंपोनेंट। ये हमको पता करना है इसका कंपोनेंट। कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये इसको हमने नाम दे दिया था कंपोनेंट। अब ये हाइपोटेन्यूज है मतलब बी, तो जो कंपोनेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये कंपोनेंट की वैल्यू हमको कितनी मिल जा रही है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब देखो, इसी तरह से हमको कोई भी वेक्टर जो भी किसी एंगल पर रिजोल्यूट होगा तो यहां पर इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा थीटा एंगल पर, रिजोल्यूशन इसका हो गया बी कॉस थीटा, ये इसका रिजोल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर ए को हमें रिजोल्यूट करना होता तो हम इसको आगे बढ़ा देते ऐसे, और फिर इस पर से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते और फिर इसकी वैल्यू भी हमको इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा मिल जाती। इस ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में हमको ए कॉस थीटा मिलता, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में बी कॉस थीटा मिला। अब हम ए और बी को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, जो हमको वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, सिंपल वैल्यू आ रही है। देखो, इसको हम लोग ए डॉट बी को लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को हम सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं, ए लिख दिया, बी लिख दिया, कॉस थीटा। सिर्फ हमने इस पर से वेक्टर वाला सिंबल हटा दिया, इसके ऊपर जो एरो बना है एरो हटा दिया अगर इस सिंबल पर से, तो ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एरो ले करके हम लोग इसको मॉड में रख देते तो भी ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। बोथ आर सेम, ये मॉड में है, ये विदाउट मॉड है, लेकिन विदाउट मॉड लिखेंगे तो हमको एरो हटा देना है, तो ये मैग्नीट्यूड को। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, ए डॉट बी की वैल्यू आ रही है ए बी कॉस थीटा। ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। अब जब डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, कोई भी दो वेक्टर हैं और उन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ए बी कॉस थीटा। अब हम ऑर्थोगोनल ट्रायड्स पर चलते हैं या बेस वेक्टर्स पर चलते हैं। बेस वेक्टर आपको हमने पढ़ाया कि हम एक्स वाई और जेड एक्सिस के एलॉन्ग वेक्टर बना लेते हैं। यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर ले लेते हैं जे कैप, इधर ले लेते हैं के कैप। ये इन डायरेक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, इन डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं कि अगर हम आई और जे को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री, जे और के बीच का भी एंगल 90 डिग्री। क्यों, ये ऐसे नहीं है, यह जे जो के वाला है जेड एक्सिस जो होता है वह इस पर इस तरीके से होता है, जस्ट परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर और ये दूसरे एक्सिस में है तो उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, और आई और के बीच का भी एंगल 90 डिग्री ही बनेगा यहाँ से। तो हम तो यहाँ पर सिर्फ इस वेक्टर का एक शैडो बनाते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ शैडो बनाया है। तो ये अगर हम आई डॉट जे की वैल्यू कैलकुलेट करें, आई कैप डॉट जे कैप, तो वैल्यू आएगी मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, और इनके बीच का जो एंगल आएगा वो आ जाएगा cos 90 डिग्री। तो अब देखें, आई और जे का मल्टीप्लिकेशन हमको कितना मिल रहा है, मॉड आई की वैल्यू, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ये 0 हो गया। तो अब हमको आई डॉट जे 0 मिल रहा है, तो अगर हम आई डॉट के कैलकुलेट करेंगे वो भी 0 ही मिलेगा क्योंकि उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री। अगर हम जे डॉट के कैलकुलेट करेंगे, जे डॉट के कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू भी 0 मिलेगी हमको। और इसी तरह से अगर हम जे डॉट आई कैलकुलेट करते हैं, आई जे के आई, ये सब की वैल्यू के डॉट आई अगर कैलकुलेट करें ये भी हमको 0 मिलेगा। मतलब जब दोनों सिमिलर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे,
तो हमको इनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही मिलेगा। तो हम एक समराइज्ड लिख सकते हैं ऐसे, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई एंड ऑल आर इक्वल टू जीरो। तो यह हमको फर्स्ट रूल मिला कि जब भी हम हम बेस वेक्टर को, ऑर्थोगोनल ट्राइड्स ऑफ बेस वेक्टर को अगर कोई भी दो ऑर्थोगोनल में से ले लेते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब तो तीनों कंबाइंडली कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्राइड्स, तो यहाँ पर कोई भी बेस वेक्टर आई जे जे के आई कोई भी दो लेते हैं जो सिमिलर ना हो तो उनका प्रोडक्ट हमको हमेशा जीरो मिलता है। यह मेन बात हो गई। अब हम लोग इसी के एक दूसरे एस्पेक्ट की ओर चलते हैं कि अगर आई को आई से ही मल्टीप्लाई करें, आई डॉट आई अगर हम करते हैं आई कैप डॉट आई कैप, तो ध्यान दो मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल। अब इनके बीच में देखो ये है आई और आई दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री हो जाता है। कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल हमेशा 0 ही मिलता है। तो यहाँ भी हमको आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री मिला, तो हमको यहाँ क्या रखना है, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो ये वैल्यू हमको मिल गई 1। तो अब हम अगर इसी तरह से j को j से मल्टीप्लाई करें तो भी हमको 1 मिलेगा, k को k से मल्टीप्लाई करें तो भी हमको 1 मिलेगा। तो ये फर्स्ट रूल बना था और ये अब सेकेंड रूल हमको मिल रहा है। यहाँ हम सेकेंड रूल पाते हैं, सेकेंड रूल हमने ये बना लिया कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहीं से एक बात और भी हमको समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम ए डॉट बी कैलकुलेट किए हैं, ए डॉट बी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक तो जो वैल्यू मिल रही है वो स्केलर मिल रही है। तो स्केलर मिलने का मतलब कि ए को बी में मल्टीप्लाई करें चाहे बी को ए में मल्टीप्लाई करें, वैल्यू हमेशा बराबर ही आएगी। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं कि जैसे 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ इन मैथमेटिक्स। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको थर्ड नाम दे देते हैं और एक और टॉपिक पर चलते हैं यहीं से कि अगर एक वेक्टर है और इसको डॉट प्रोडक्ट किया गया है दो वेक्टर के रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट का मतलब समझ लेना दो का एडिशन, इससे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये वैल्यू मिल जाती है। और इसी को हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अगर मान लो कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री दिया गया है, तो जो हमको वैल्यू मिलती है वो हमेशा ए डॉट बी इक्वल टू हमको ए बी cos 90 मिलेगी और ये वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों, ये तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर भी फर्स्ट रूल में ही देख लिए थे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका भी प्रोडक्ट 0 मिल रहा है। यहाँ पर भी उसी चीज़ को हमने देखा कि कोई भी दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमको 0 ही मिलेगा। दूसरी बात पर चलते हैं। अगर हमारे पास एक वैल्यू और दी गई हो कि यहाँ दोनों के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री दिया गया हो, तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आएगी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है -1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इसकी वैल्यू -1 आ जाती है तो इट कैन बी रिटन एज -a इंटू बी। तो इस तरह से हम ये भी समझ गए कि अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा उन दोनों वेक्टर का, और यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड ही मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन तो इसमें होती नहीं है।
एक बात और भी इसमें लास्ट टॉपिक में मैं समझा दूं आप लोगों को कि दो वेक्टर दिए गए हों और उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हम उनके बीच का एंगल भी पता कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये तो डॉट प्रोडक्ट का हमने सिंपल जो रूल है वो लिख दिया। तो अब अगर मान लो कि ये ए डॉट बी की वैल्यू हमको पता हो कि ये कितना है और ये दोनों वेक्टर अलग अलग इन दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम हो और कोई पूछे कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, तो आप एंगल बता सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इस तरीके से आप लोग यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो अभी हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, डॉट प्रोडक्ट का एक आपको एग्जांपल ही बता दूं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो हमको मिलता है वर्क डन। वर्क डन में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और हम इसको लिखते भी हैं एफ एस कॉस थीटा। यहाँ एफ इस एफ का मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड ऑफ एफ लिख सकते हैं या मॉड ऑफ एस लिख सकते हैं, या तो इन दोनों पर से एरो का सिंबल हटा दें। अब हम लोग अगली चीज पर चलते हैं, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ये समझें कि जब भी दो वेक्टर होते हैं और अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और मल्टीप्लिकेशन हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो इसको कहते हैं वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से समझो, दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी मिले वह भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम इसको कहते हैं वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी जो वैल्यू आती है, यह वैल्यू आप लोग देखें, इसकी वैल्यू इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, के प्रोडक्ट के इक्वल, और इनटू इसमें साइन ऑफ एंगल लिया जाता है। इसमें दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा डिग्री है तो हम लोग उसका साइन लेंगे, साइन थीटा। और साथ में एक और वेक्टर इसमें ऐड किया जाता है एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along the perpendicular direction of the plane in which vector a and b exist। फिर से समझो, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और वह उस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब ये एन कैप की जो वैल्यू आती है, या हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो इसकी डायरेक्शन होती है एन कैप की वैल्यू, तो इसकी हमेशा 1 ही रहेगी क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। लेकिन जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल आप लोग समझें कैसे हमको मिलता है। राइट हैंड थंब रूल मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, कोई यहाँ जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ये वेक्टर दिया है वेक्टर बी, दूसरा हमने वेक्टर ले लिया वेक्टर ए, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमको मिल रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ए से बी हमको लेना है, ए इंटू बी हमको करना है, वो भी वेक्टर, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो अब ध्यान से आपको समझना है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमको इसकी डायरेक्शन पता करनी है, हमें पता करना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो पता है, आसानी से निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड और उसमें दोनों के बीच के एंगल का साइन मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको मिल गया है मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, पहले तो ये दोनों, ये जो हमने बोर्ड यूज किया है इस बोर्ड पर ही दोनों है, मतलब एक्सिस दोनों की कहाँ है, ये भी इसी में है, ये भी इसी में है, दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यह जो प्लेन हम कहें कि इस बोर्ड का जो प्लेन है, इसी प्लेन में यह दोनों वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो हमने ये बताया है एन कैप को हमने डिफाइन भी किया है कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन इन व्हिच वेक्टर ए एंड बी बोथ एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आपकी यही डायरेक्शन आएगी। अब इस डायरेक्शन में वेक्टर जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एन कैप
वेक्टर इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो नया वेक्टर मिलेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, जो नया वेक्टर मिल रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन बनते हैं, कौन कौन से, एक तो परपेंडिकुलर अपवर्ड, दूसरा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर आप समझ रहे होंगे, या हम राइट हैंड स्क्रू रूल आपको बताने जा रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर आप समझ रहे होंगे कि स्क्रू ड्राइवर को अगर ऐसे रख करके हम ऐसे घुमाते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेफ्ट से राइट अगर घुमाते हैं तो ये अंदर की ओर मूव करता है, और अगर राइट टू लेफ्ट घुमाते हैं तो ये ऊपर की ओर खुलता है। यह आपने देखा होगा किसी भी स्क्रू को अगर हम लेफ्ट से राइट ऐसे टाइट करना होता है तो लेफ्ट से राइट घुमाते हैं, और अगर इसको खोलना है तो हम राइट टू लेफ्ट मूव कराते हैं। हमें यहाँ किधर से मूव कराना है, यहाँ यह वैल्यू हमको पता करनी है A क्रॉस B की। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम एक स्क्रू ड्राइवर रखें और उसको A से B की ओर घुमाएं, ध्यान दीजिएगा A से B की ओर, A इधर है B इधर है, तो A से B ऐसे घूमेगा, ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि यह जो हम घुमा रहे हैं इसको हमें राइट टू लेफ्ट घुमाना पड़ रहा है, क्योंकि यह नीचे है ये ऊपर है, या ये हम कह सकते हैं कि ये राइट में है ये लेफ्ट में है। तो A क्रॉस B, A से B की ओर घुमाना है। ये ध्यान देना, हमें A क्रॉस B की डायरेक्शन पता करनी है। तो A क्रॉस B के लिए A से B की ओर घुमाया जाएगा। ऐसे A से B की ओर घुमाओगे तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा स्क्रू खुलने की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड अपवर्ड। अब अगर यही वैल्यू B क्रॉस A की पूछी जाती तो B क्रॉस A के लिए हमको यही स्क्रू यहाँ रख करके इधर से घुमाना पड़ता, मतलब B से A की ओर, और तब ये डाउनवर्ड मूव करता। तो इसका मतलब वो भी होता है इसके परपेंडिकुलर ही, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट इट इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ B क्रॉस A और नेगेटिव टू द B क्रॉस A। इसका एक एग्जांपल देखो, हम लोग पढ़े हुए हैं टार्क। टार्क इज इक्वल टू, आप लोगों को याद होगा, टार्क होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो कि ये ऐसे रखा हुआ है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये तो हो गया फोर्स की डायरेक्शन, और यहाँ फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग पाते हैं टार्क R क्रॉस F, और ये जो वैल्यू मिलती है टार्क एक हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि टार्क में एक डायरेक्शन होती है, वेदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी देन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यह हमेशा क्लॉक या एंटी क्लॉक ही रहेगा, मतलब इसमें एक डायरेक्शन होगी, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी R क्रॉस F के बराबर होता है। अब यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं तो हमको वर्क डन मिलता है, जो स्केलर होता है। लेकिन यहाँ पर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू द अप्लाइड फोर्स, एंड इट गिव्स यू टार्क व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एंगुलर मोमेंटम, जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, आप आगे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप लोग समझ लें, इसकी वैल्यू होती है R क्रॉस P। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी P लीनियर मोमेंटम हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ना समझो आप, डिस्टेंस से समझें, क्योंकि जब आप इसको लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ फॉर एन एग्जांपल इसको समझ लें, या सिर्फ टार्क को समझ लें, वो भी बहुत है इस जगह के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं तो उन दोनों का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन बात अब मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको समझें। अब यहाँ से आपको अगली बात समझ में आना शुरू होगी, और बहुत ध्यान से आपको समझना है, नहीं तो बातें आपसे मिस हो जाएंगी, दोबारा आपको रिपीट करना पड़ेगा। खैर वीडियो है, आप देख सकते हैं बार बार इस चीज़ को। देखो हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों हमने जनरल ले लिया है, A1i प्लस B1j प्लस C1k कैप है सब पर। i j के जब भी बोलें तो बिना कैप के ना समझना, टोपी आप अपने समझिएगा, टोपी खुद लगाइए।
A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। अब हमें इन दोनों का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों निकालना, और कैसे निकालेंगे ये भी समझो। पहले हम बात करते हैं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की, A डॉट बी, A डॉट बी। अब A डॉट बी में आपको क्या करना है, इस पूरे को इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। लिख लेते हैं A1i प्लस B1j, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो आपने पढ़ रखा है मल्टीप्लिकेशन का रूल, वही मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओ, कोई भी चीज़ नई नहीं है। देखो पहले इसको उठाओ A1i कैप और इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें, फिर इसको लेके इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेके इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम A1 को उठाते हैं, A1i कैप, A1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप। A1 और A2 में डॉट और क्रॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल नंबर होंगे। तो आई डॉट आई आया, प्लस A1 B2 पर जब जाएंगे, A1 B2 और आएगा आई डॉट जे। अब आई डॉट जे की वैल्यू आप जान रहे हैं, आई डॉट जे की वैल्यू हमको पता है 0 हो जाता है। यह जब सिमिलर रहेगा तभी वैल्यू 1 मिलती है डॉट प्रोडक्ट में। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं कि आई डॉट आई और आई डॉट जे की वैल्यू क्या मिली थी। तो यहाँ से आपको मिल गया आई डॉट जे, ये वैल्यू आपको मिलेगी 0। फिर A1 C2 जब हम करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ से A1, यहाँ से C2 और आई डॉट के जब ये करेंगे तब भी आई डॉट के की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हम उन सबको 0 कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, ये हमने 0 कर दिया। प्लस अब आ जाए B1j। अब B1j को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, खुद ध्यान से देखिएगा, B1 को जैसे ही A2 से मल्टीप्लाई करेंगे B1 A2 होगा, J डॉट आई आएगा, J डॉट आई की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं है। फिर B1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो J डॉट J मिलेगा, वो लिखिए B1 B2 J कैप डॉट J कैप, प्लस B1 C2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो J डॉट के आएगा, वो भी 0 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं। फिर C1 को उठाते हैं, C1 A2 K डॉट आई होगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। C1 B2 K डॉट J आएगा, वो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। C1 C2 K डॉट K आएगा, वो लिखते हैं C1 C2 K कैप डॉट K कैप। तो हमको मिल रहा है A डॉट B की वैल्यू कितनी मिल रही है, जरा ध्यान से देखें। A डॉट बी की वैल्यू मिल रही है, ये तो 1 ही हो जाएगा, A1 A2 प्लस यहाँ से भी ये 1 हो जाएगा, J डॉट J मिलेगा B1 B2 प्लस यहाँ से ये K डॉट K 1 हो जाएगा, मिलेगा C1 C2। तो इसका मतलब जब हमको कोई भी वेक्टर 2 मिले तो हमको उसमें बाकी सब कुछ छोड़ करके आई वाले को आई से, J वाले को J से, K वाले को K से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी आप देख लें। मान लेते हैं A की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस k कैप, B की वैल्यू लिखते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। हमको A डॉट बी कैलकुलेट करना है। A डॉट बी कैलकुलेट करने में क्या करेंगे, i वाले को i से, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, बस और कुछ नहीं, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। फिर 3 को उठाएं, अब आई डॉट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, J से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट J 0, आई डॉट के 0 छोड़ दें। फिर J वाले को उठाएं, प्लस 3 है, इससे 0 ही हो जाएगा, सिर्फ हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, J वाले को सिर्फ J से। तो 3 2 जा 6, प्लस ये भी है प्लस ये भी है तो प्लस 6, और बाकी सबसे 0 हो जाएगा। फिर K वाले को उठाएं, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करना, बाकी सबसे 0 हो जाएगा। तो -1 यहाँ है, इसका मल्टीपल यहाँ पर 4 है, तो -1 4 जा 4, तो -4, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखें इसमें आई जे के कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है डॉट प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो अब यहाँ पर देखें 6 6 12, 12 - 4 मतलब 8 इज द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कोई भी डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना रहेगा, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर कहीं यही पूरा डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया,
ऐसे हमने किया और ये वैल्यू मान लो लास्ट में 0 आ जाती, पूरा मिला करके यहाँ 0 आ जाता, तो इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, तभी cos 90 की वैल्यू 0 से वो 0 हो जाता है। तो कोई भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा तो हम समझ लेंगे कि दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम नेक्स्ट बात पर चलते हैं। हमारे पास वेक्टर यही दोनों हैं। अब हमको इसमें नया करना है A क्रॉस B, वो ज़रा डिफिकल्ट है। जरा ध्यान से समझो बेटा, हमको ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये पूरा वेक्टर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। अब इसमें हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट अभी पढ़ लिया है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम आपको अभी ऑर्थोगोनल ट्राइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताए थे, उसको यहीं पर जरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इस एग्जाम्पल पर। देखें, हम लोगों ने पढ़ा पहले ही कि A क्रॉस B की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आती है A B साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर along the perpendicular direction of the plane in which vector A and B exist। ये A और B इनके मैग्नीट्यूड हो गए, मतलब मॉड हो गया। हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं एक्स वाई जेड। तो इधर आई कैप लिखते हैं, इधर जे कैप लिखते हैं, और इधर हम लोग लिखते हैं के कैप। अब जरा सा देखो, वहाँ भी हमने बताया था आई कैप जे, आई क्रॉस जे, वहाँ आई डॉट जे निकाले थे, यहाँ आई क्रॉस जे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड आई मॉड जे, और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी साइन आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90, और यन कैप मतलब आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा के, आई और जे पर परपेंडिकुलर के, जे और के पर परपेंडिकुलर आई, और इसी तरह से आई और के पर परपेंडिकुलर जे। तो हम ऐसे लिख लेंगे आई जे है तो परपेंडिकुलर इसके हो जाएगा के कैप। अब यहाँ से वैल्यू देखें कितनी आ रही है, ये 1, ये भी 1, और ये भी वैल्यू 1, और के कैप मतलब आई क्रॉस जे की वैल्यू आ जाएगी के कैप, आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप। अब एक बात पहले ही मैंने बताया कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब आई क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होती है। तो अगर हम लोग यहीं जे क्रॉस आई कर देंगे तो वैल्यू के कैप की जगह माइनस के कैप हो जाएगी। अब अगली चीज पर चलते हैं, जे के, आई जे की बात हो गई, जे के पर चलते हैं, जे क्रॉस के। तो यहाँ भी मॉड जे 1, मॉड के 1, और जे और के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री वो भी 1, और जे और के पर परपेंडिकुलर हो जाएगा आई, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आई कैप। यहीं पर अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर हम जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे कर दें, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस आई कैप हमको मिलेगा। अब एक और पर चलते हैं, आई जे जे के, अब के आई पर चलते हैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो मॉड के वैल्यू 1, मॉड आई वैल्यू 1, के और आई के बीच में साइन 90 डिग्री का एंगल बनेगा, साइन 90 की वैल्यू 1, के और आई दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया जे कैप, तो ये हो गया जे, तो ये वैल्यू आ जाएगी जे कैप। अब के क्रॉस आई हमको मिल रहा है जे कैप, तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस जे हो जाएगी, आई क्रॉस के की वैल्यू हो जाएगी माइनस जे कैप। इस तरह से हम लोग पा गए आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के जे माइनस जे। सर अब हम लोग बात करते हैं आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी, आई क्रॉस आई करके देख लीजिए, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो वैल्यू आ जाएगी मॉड आई साइन ऑफ एंगल। अब आई का आई से एंगल मतलब इस लाइन का इस लाइन से एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, बाकी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमको 0 मिल जाएगा। तो अगर आई क्रॉस आई हमको 0 मिल रहा है तो ऑब्वियसली जे क्रॉस जे भी, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सभी आई क्रॉस आई, ये सभी के सभी 0 हो जाएंगे।
यहीं पर एक फिगर से भी मैं आपको समझा देता हूँ। छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं अपने समझ के लिए। हम लिख देते हैं यहाँ आई जे और के। आई को जे से मल्टीप्लाई किया, आई क्रॉस जे, हमको मिला के कैप, और जे क्रॉस के किया तो हमको मिला आई कैप, के क्रॉस आई किया, के क्रॉस आई, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं, के क्रॉस आई किया, के क्रॉस आई तो हमको मिला जे कैप। ये एक लाइन से ही बनेगा, आई जे के आई, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आई जे के। ये वैल्यू आ गई आपके, ये देख लें, आई जे के आई, के और आई जे। अब यहीं पर अगर हम उल्टा करते हैं, आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो के मिला है, तो जे को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको माइनस के कैप मिल जाएगा। देखें, जे को के से मल्टीप्लाई किया है तो आई पाए हैं, तो अगर के को हम लोग जे से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यही माइनस आई कैप मिल जाएगा। इसी तरह से इसको भी अगर हम उल्टा करना चाहें, हम यहाँ से अगर ले जाएं, आई को के से करें, के को आई से किया है तो जे पाए हैं, आई को के से करेंगे तो हमको माइनस जे वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये समझ रहिएगा, आई जे के, आई जे मतलब के, जे के आई, के आई जे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। उल्टा करेंगे माइनस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना था, लेकिन इसके पहले हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल ट्राइड्स ऑफ बेस वेक्टर या आई जे के का जो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं, देखो हमें इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब तक हमने डॉट किया, बहुत आसानी से हो गया, क्रॉस थोड़ा मुश्किल है, बहुत ध्यान से समझना। देखो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ से एक किनारे से मैं लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। पहले देखो A1 A2 आई क्रॉस आई, ये वैल्यू लिखते हैं, A1 A2 आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप, A1 B2 आई और जे को, फिर A1 C2 आई कैप क्रॉस के कैप, या आई कैप क्रॉस के कैप। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब B1 को उठाते हैं, प्लस B1 A2 जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस B1 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप। ध्यान से देख लीजिए। फिर B1 को C2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस B1 C2 जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, प्लस C1 को अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, C1 A2 के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस C1 B2 के कैप क्रॉस जे कैप, फिर C1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस C1 C2 के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप। यहाँ आपको एक बात समझनी है, कौन वैल्यू कितनी आएगी। A1 A2 को छोड़े, आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, हम लिख ही नहीं रहे, छोड़ देते हैं। A1 B2 पर लिखते हैं, A1 B2 आई और जे की वैल्यू होती है के कैप, प्लस A1 C2 आई क्रॉस के है, जरा ध्यान से समझेंगे, A1 C2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अगर हम आई जे के लेते हैं तो आई से जे, जे से के से आई जब आते हैं तो जे मिलता है, लेकिन यहाँ आई से के जा रहे हैं तो हमको माइनस जे मिलेगा। तो यहाँ पर A1 C2 माइनस जे कैप, A1 C2 माइनस जे कैप, यही माइनस कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अगली लाइन में कर लेंगे। फिर अगले पर चलते हैं, A1 C2 तक पहुँच गए,
फिर प्लस B1 A2 B1 A2 प्लस B1 A2 J क्रॉस I क्रॉस J की वैल्यू अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, I क्रॉस J का मतलब हो गया K। अब देखें I क्रॉस J की वैल्यू KI थी, तो यहाँ पर J क्रॉस I की वैल्यू माइनस के प्लस B1 B2 J क्रॉस J आ जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो इसमें 0 हो जाता है, डॉट वाले में सिमिलर की वैल्यू 1 होती थी, इसकी वैल्यू 0 छोड़ देते हैं हम। फिर B1 C2 पर चलते हैं, B1 C2 JK की वैल्यू I, तो B1 C2 I कैप प्लस C1 A2 K क्रॉस I, तो KI की वैल्यू होती है J कैप। फिर प्लस C1 B2 प्लस C1 B2 JK की वैल्यू I होती है, तो KJ की वैल्यू माइनस I कैप और प्लस K क्रॉस K 0 हो जाएगा, हम छोड़ देते हैं। अब इसमें देख लें, जो I कैप वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। देखें I कैप वाले यहाँ पर हमारे पास दो मिल रहे हैं, B1 C2 और C1 B2 दोनों में I कैप है, तो हम लिख देते हैं I कैप कॉमन ले लेते हैं, B1 C2 और यहाँ माइनस लगा देंगे B1 C2 माइनस C1 B2। फिर अब हम लोग प्लस J कैप पर चलते हैं और J कैप की वैल्यू को लिखते हैं। क्या क्या मिल रहा है, J कैप यहाँ माइनस A1 C2 मिलेगा और एक और J कैप A1 C2, तो A1 C2 माइनस यहाँ पर प्लस वाले में A2 C1 है, इसको हम फिर से लिख देते हैं A2 C1 माइनस C2 A1। फिर K कैप पर चलते हैं, प्लस K कैप पर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे K कैप कहाँ आया है, A1 B2 माइनस B1 A2 माइनस B1 A2। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल गई। इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हम करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ये B1 C2 माइनस C1 B2 ये प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस J कैप। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो अंदर ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो हम लोग A1 C2 लिख देंगे माइनस A2 C1 लिख देंगे, प्लस K कैप एज इट इज रहने देंगे, A1 B2 माइनस B1 A2। ये वैल्यू आपको मिल गई A क्रॉस B की, या हमको A क्रॉस B की वैल्यू मिली। अब यह वैल्यू बहुत लंबे कैलकुलेशन के बाद हमको मिला है। सेम वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक दूसरे मेथड से विद द डिटर्मिनेंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट लॉ नहीं कहेंगे उसको, बस डिटर्मिनेंट मेथड कहेंगे, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो डिटर्मिनेंट बड़े उसमें लार्ज स्केल पर पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग बायो के हैं उनको भी ये समझना बहुत आसान है, 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। और उससे ये इतना बड़ा जो आपने प्रोसेस किया वहाँ से कैलकुलेट करते करते आए हैं, तो वो उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम यहीं डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। जरा देखो कैसे हम लोग इसको पाते हैं। डिटर्मिनेंट लॉ के लिए सबसे पहले हम लोग जो दोनों वेक्टर थे, दोनों वेक्टर में देखें A क्रॉस B हमको कैलकुलेट करना है, तो देखो एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए ऐसे लाइन खींच लेंगे, सिंपल 2 लाइन खींच लिया, और I J के सब में है, तो I कैप J कैप K कैप हमको यहाँ लिख लेना है। बिल्कुल मेथड के हिसाब से ही आपको चलना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलना है। ये वैल्यू है, देखें यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ C1 है। I का मल्टीपल है A1, J का मल्टीपल है B1, K का मल्टीपल है C1। ये A की बात है। तो A क्रॉस B आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले A का लिख लें, यहाँ I पर लिखेंगे A1, B पर लिखेंगे J पर B1, C पर K1। अब दूसरे वाले वेक्टर में चले जाएं, देखो यहाँ पर A2 B2 C2 I J K के लिए वही सेम वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है, A2 B2 C2
देखो डिटर्मिनेंट मेथड से हम कैसे डायरेक्ट इस वैल्यू को पाएंगे। ए क्रॉस बी आपको लिख लेना है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप लिखेंगे। सबसे पहले आई कैप लिखने के साथ ही हमको ये फर्स्ट कॉलम को ढक लेना है और ये फर्स्ट रो को भी ढक लेना है। फर्स्ट रो से भी कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट कॉलम से कोई मतलब नहीं है। अब देखो जो ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब बात करते हैं इसकी, जो बच रहा है बी को, इससे B1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी B1C2 माइनस यहां से इसको करेंगे C1B2। ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट पहले माइनस राइट टू लेफ्ट एंड अप टू डाउन। तो B1C2 माइनस C1B2, ऊपर से नीचे भी जाना है और लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट। तो क्या आएगा B1C2 माइनस C1B2, B1C2 माइनस C1B2। अब जे कैप जब हम लिखेंगे, ये आई कैप तो हमने लिख दिया, लेकिन जे वाला जब हम लिखेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। ये हमारा रूल है डिटर्मिनेंट का। वो भी कहाँ से बना, वो -1 पावर होता है रो प्लस कॉलम। वो डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, या क्लास में पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे थोड़ा सा। बस आप ये समझें, ये प्लस के साथ लिखेंगे, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। अगर आगे रहेगा तो फिर इसके साथ आगे यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली चलेगा। ये पहला पॉजिटिव से चलेगा, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आगे बढ़ता चला। तो हमें 3 ही मिलना है, 3 में ही हमें समझना है प्लस माइनस प्लस। तो माइनस जे कैप लिखा। अब इस जे वाले को आपको ऐसे ढक लेना है, जे से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ से चलना है लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, A1C2 माइनस C1A2, A1C2 माइनस C1A2। और फिर के को पॉजिटिव के साथ लिखना है तो प्लस के कैप, और के कैप वाले को ढक लेंगे। अब A1B2 माइनस B1A2, ध्यान से देखना, A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस B1A2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको याद नहीं करना है, आपको सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है। इस पर मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। हाँ, अब हम इस एग्जांपल पर चलते हैं। ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। यहीं पर डिटर्मिनेंट आप बना लें इस तरीके से, आई जे के लिख लें। आई जे के में देखें यहाँ 2 आएगा, -1 +1, 2 -1 +1। यहाँ पर देखें 3 1 -2, 3 1 -2। जो मल्टीपल है आई जे के वो लिख दिया। अगर बी क्रॉस ए कहीं करना होता तो बी वाले को हम यहाँ लिखते और ए वाले को नीचे लिखते, वो आप लोग समझ रहे हैं। तो अब ए क्रॉस बी की वैल्यू आप निकालें यहाँ से। ए क्रॉस बी, देखो पहले आई कैप लिखते हैं। आई कैप में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 और -2। जब दोनों को माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 2 जा 2, फिर माइनस लगाया और 1 × 1 1, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब इसको छोड़ देना है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -4, घटाना है किसको, इसको इससे, तो 1 3 जा 3, -3, प्लस के वाला प्लस के साथ लिखते हैं, प्लस के में 2 को 1 से, 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, लेकिन ये -3 आ रहा है तो -3 जब इसमें से डिडक्ट होगा तो ये +3 हो जाएगा। 2 -3 का मतलब +3। देखो यहाँ जो वैल्यू आई 2 में से 1 गया 1 आई कैप, यहाँ -j कैप और ये -4 -3, तो ये हो जाएगा -7 प्लस k कैप, कितना 3 और 2 5 k कैप। तो वैल्यू आ गई आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होता मॉड ए क्रॉस बी, तो आप कैसे निकालते? अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखें, अंडर रूट इसका 1 स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, प्लस इसके पहले 7 है तो 7 का स्क्वायर, प्लस इसके पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर, ऐड कर दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये हो जाएगा √1 प्लस 49 प्लस 25, ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीख लिए हैं। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे देता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, और इस पर जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ही अच्छा है। खूब प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, आ जाएगा। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कि सिंपल मैथमेटिकल होने के साथ साथ फिजिक्स भी है, रूल्स भी हैं, सब कुछ है। ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। अगले टर्म पर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। थैंक यू।